अब सेकंड हम देखते हैं डिस्पिलरी पावर। डिस्पिलरी पावर को समझने के लिए मैंने ये एरो यहां बना रखा है, यहां ऐसे समझने के लिए हमें चार्टर 1615 समझना पड़ेगा। डिस्पिलरी पावर को समझने के लिए चार्टर 1615 समझना पड़ेगा और 1615 में ये दिया गया है कि डिस्पिलरी पावर को बनाए रखने के लिए इस चार्टर में ये मेंशन किया गया है कि जब भी ईस्ट इंडिया कंपनी चाहेगी अपनी कंपनी को सुचारू रूप से चलाने के लिए, उसके अनुशासन को बनाए रखने के लिए समय समय पर अपने हिसाब से उस विधि में कोई भी बदलाव ला सकती है, जिससे कि उसकी कंपनी सुचारू रूप से कार्य कर सके। थर्ड पॉइंट, पावर ऑफ कंपनी का थर्ड पॉइंट यानी कि सी, इसमें दिया है जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति कैसी दी गई? बस भाग्य की विडंबना और भारत का दुर्भाग्य यहीं से स्टार्ट होता है। जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी को जुडिशियल पावर मिली और उस जुडिशियल पावर का इतना अधिक प्रयोग किया गया, उसी समय से भारत की विडंबना, भारत का दुर्भाग्य और भारत का अस्त होना प्रारंभ हो चुका था, क्योंकि जुडिशियल पावर में वो सभी शक्तियां निहित थी जिन शक्तियों के आगे भारत टूटता गया और वर्ष 100, 200, 300 वर्षों तक लगभग भारत देश को परतंत्रा की जंजीरों में जकड़े रहना पड़ा। इन न्यायिक शक्तियों में कौन कौन सी शक्तियां निहित हैं देखिए। जुडिशियल पावर के सामने मैंने एरो द्वारा ये समझाया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इन 9 चार्टर को जब हम थोड़ा थोड़ा समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जुडिशियल पावर में क्या क्या पावर इनहेरेंट थी। नंबर 1, चार्टर 1622। एक्चुअल में जब 31 दिसंबर सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी तो उस समय ये सारी पावर उन्हें नहीं दी गई थी। कुछ कार्य करने को ध्यान में रखकर, उनके हित को ध्यान में रखकर, अनुशासन को ध्यान में रखकर दिए गए थे। अदरवाइज 1622 से शक्तियों का आदान प्रदान प्रारंभ हुआ। 1622 में इस चार्टर द्वारा कंपनी को ये शक्ति दी गई कि कंपनी न्यायिक शक्ति का उपयोग कर सकती है, जरूरत पड़े तो कानून बनाने के साथ साथ वो न्यायिक शक्ति का भी उपयोग करेगी। सेकंड, चार्टर 1661। चार्टर 1661 द्वारा जो न्यायिक शक्तियां दी गई वो चार्टर 1622 को ध्यान में रखते हुए काफी ज्यादा थी। चार्टर 1661 में 2 तरह की शक्तियां दी गई। नंबर 1, जिसमें दिया गया कि गवर्नर और उसकी काउंसिल को न्यायिक शक्ति का पूरा प्रयोग करने का अधिकार है। कोई बात नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब न्यायिक शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया तो गवर्नर न्यायिक शक्ति का प्रयोग करे या काउंसिल करे, न्यायिक शक्ति का प्रयोग तो आप कर ही रहे हैं। लेकिन कष्ट की बात दूसरे पॉइंट में थी। इसमें 2 पॉइंट दिए गए, एक जिसमें गवर्नर और काउंसिल जुडिशियल पावर का यूटिलाइज करेगा, लेकिन ये जो दूसरा पॉइंट था जिसमें ये बताया गया कि गवर्नर और काउंसिल जिस जुडिशियल पावर का इस्तेमाल करेगी उस जुडिशियल पावर का इस्तेमाल फॉरेन लॉ के अकॉर्डिंग करेगी। यहां समस्या आ गई। भारत का कस्टम कुछ और था, भारत की परिस्थितियां कुछ और थी, भारत के रीति रिवाज कुछ और थे, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की शिक्षा, यहाँ की भौगोलिक परिस्थितियां कुछ और थी। लेकिन हमारे यहाँ जिस लॉ को यूटिलाइज किया जा रहा था वो लॉ था फॉरेन लॉ, विदेशी कानून, यानी उनके अपने कानून के आधार पर न्यायिक शक्ति का प्रयोग करेंगे जो हमारे लिए हर तरह से अहितकर था, नुकसानप्रद था, प्रतिकूल था। नंबर 3, 1 2 नंबर 3, चार्टर 1668। 1668 में क्या किया गया?
भारत में एक पुर्तगाली राजा हुआ करता था। उस राजा की सिस्टर का विवाह चार्ल्स सेकंड के साथ हुआ, और जब चार्ल्स सेकंड के साथ उसने अपनी छोटी बहन का विवाह किया तो उस समय बंबई, जो कि एक छोटा सा स्थान था उस पुर्तगाली राजा की दृष्टि में, उन्होंने वह बंबई उस चार्ल्स सेकंड को अपनी छोटी सिस्टर के विवाह में दहेज में दे दिया। ठीक, अब चूंकि वो बंबई चार्ल्स सेकंड को अपने विवाह में मिला था, इट इज ए गिफ्टेड, तो अब वो अपने हिसाब से उसका प्रयोग कर सकता है। और जब ईस्ट इंडिया कंपनी डेवलप्ड हो गई, 1600 में अंग्रेज हमारे यहाँ आ गए, 1622 में शक्तियां मिल गई, 61 में मिल गई, 68 में चार्ल्स सेकंड ने क्या किया, उस बंबई को 10 पौंड सालाना किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। इसके बाद चार्टर 1676, जब चार्ल्स सेकंड ने खुद को गिफ्ट में मिले हुए बंबई को 10 पौंड सालाना ईस्ट इंडिया कंपनी को किराए पर दे दिया, तो उसके बाद कुछ समय पश्चात 1676 में उसने एक और परमिशन ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी, जिसमें यह कहा गया कि आप बंबई में सिक्कों का निर्माण कर सकते हैं, सिक्के ढाल सकते हैं। अब बंबई में सिक्के ढलने लगे, सिक्कों का निर्माण होने लगा। आगे चलते हैं, चार्टर 1683। 1683 में ईस्ट इंडिया कंपनी इतना शक्तिशाली हो गया कि वो किसी से भी युद्ध कर सकता था। अब उसके पास अपनी इतनी शक्ति, न्यायिक शक्ति, अनुशासनात्मक शक्ति, विधि बनाने की शक्ति, सेना की शक्ति, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट और भारत देश की भौगोलिक परिस्थिति, शिक्षा, संस्कृति, प्रथाएं, रीति रिवाज, परंपराएं, रूढ़ियां इत्यादि सभी को समझ लिया था। क्योंकि देखिए 1600 से ईस्ट इंडिया कंपनी आई है और हम बात 1683 की कर रहे हैं, यानी कि 83 वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को इट मस्ट बी कंप्लीट इन इंडिया। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को 83 वर्ष कंप्लीट हो चुके हैं, और 83 वर्ष में सोच लीजिए कि वो कितना विकास कर लेगी। 83 वर्ष कुछ होते हैं। आज भारत देश को आजाद हुए जितना समय हुआ है, संभवतः इतना समय हो चुका था, बल्कि शायद इससे ज्यादा। नेक्स्ट, चार्टर 1698। इसी तरह 1698 में भी उन्हें और भी शक्तियां मिल गई, जिसमें बताया गया कि दीवानी संबंधी मामले भी आप सुन सकते हैं। चार्टर 1765, गजब। चार्टर 1765 अपने आप में अद्वितीय है। इस चार्टर द्वारा जो ईस्ट इंडिया कंपनी को शक्ति दी गई, वो शक्ति बेहद ही खतरनाक थी, जिसमें बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसी नगरों की दीवानी टोटल सौंप दी गई, और इन्होंने भारत देश में राजाओं में फूट डालकर शासन करना प्रारंभ कर दिया। चार्टर 1818। चार्टर 1818 में इतना शक्तिशाली हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी कि जो बात मैंने आपसे यहाँ 1676 में कही थी कि वो किसी से भी युद्ध कर सकते हैं, ऊपर मैंने बताया कि इतनी शक्तिशाली हो गई, किसी से युद्ध कर सकते हैं। अब अपनी उसी बात से मैं थोड़ा सा अलग जाऊंगा। चार्टर 1818 में ये कंडीशन हो गई कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी से युद्ध करने लायक भारत में कोई बचा ही नहीं। अब कोई ऐसा है ही नहीं पूरे भारतवर्ष में जो ईस्ट इंडिया कंपनी से बगावत करे, उससे युद्ध करे। अब तो उसके साथ रहकर या उसके नेतृत्व में रहकर ही हम काम कर सकते हैं, अदरवाइज हम भारत में नहीं रह सकते। एट लीस्ट इन ए लास्ट चार्टर 1833। चार्टर 1833 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये डिक्लेयर कर दिया कि भारत देश आपका नहीं,
हमारा है, इस पर राज हम करेंगे। अब भारत देश पूरे तरीके से हमारा हुआ और इसकी सत्ता हमारी हुई, और जैसे हम राज करेंगे वैसे हमें करना होगा, और आपको हमारे नेतृत्व में ही रहना होगा, और हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। आज का मेरा वीडियो यही समाप्त होता है, और इसके आगे भी मेरे द्वारा आपको वीडियो लेक्चर मिलते रहेंगे, और उम्मीद करूंगा कि मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो लेक्चर से आपको लाभ होगा।